हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आप देख सकते हैं पीटी 365 सोशल इश्यूज़ की मैगजीन आ चुकी है। तो चलिए हम इस मैगजीन को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो इकोनॉमी की मैगजीन है वो हम साइड बाय साइड करते रहेंगे, क्योंकि ये छोटी मैगजीन है तो इसको हम जल्दी निपटा देंगे। इसमें 6 चैप्टर था। पहला चैप्टर है वुमेन एंड चाइल्ड, जिसमें हम वुमेन चाइल्ड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, वुमेन एजुकेशन के बारे में, फाइन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल कंसल्टेशन ऑन द रिव्यू ऑफ बेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड में हम पढ़ेंगे अदर वल्नरेबल सेक्शन, जैसे ट्रांसजेंडर्स हो गए, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हो गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एल्डरली पॉपुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग। फाइन, चैप्टर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन। आपको पता ही है लास्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, फाइन। इसके अलावा हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। हायर एजुकेशन क्या स्टार्ट प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम, फाइन, ये सब डिस्कस करेंगे। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बुलेंस वगैरह। चैप्टर फोर्थ में हम हेल्थ कवर करेंगे। चैप्टर फिफ्थ में न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, जिसके अंदर सब ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 में मिसलेनियस जो रह रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है, इसकी दो वीडियोस बन सकती हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं वो छोटे छोटे हैं, तो हम वो सिंगल वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द वुमेन एंड चाइल्ड, और इसकी फर्स्ट है दैट इज द वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ। अब हम देखते हैं वुमेन और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड कुछ डाटा है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और उनकी टर्म्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, आपको पता ही है वो बच्चे जो 5 साल से पहले मर जाते हैं। तो आउट ऑफ 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 5 साल से पहले मर जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन द बर्थ एंड एक्जैक्टली 5 years ऑफ एज बट एक्सप्रेस पर 1000 लाइव बर्थ। अब इसका जरा डाटा देखते हैं। 1990 में अगर हम बच्चे देखें, जो लड़के होते थे वो 122 मरते थे, फीमेल 131 मरते थे। अगर हम ओवरऑल देखे थे तो 1000 बच्चों में सिर्फ 93 बच्चे मरते थे। 2019 में डिक्लाइन हो गए, मेल 34 हो गए, फीमेल 35 और ओवरऑल 38 हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगेन 1000 बच्चों में से 1 साल से पहले या 1 साल तक कौन मर रहा है उसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 1 year ऑफ एज अकरिंग फॉर 1000 लाइव बर्थ इन अ गिवन ईयर, ठीक है। 1971 में ये जो मोर्टेलिटी रेट था वो 129 था, और अभी 2018 में डिक्लाइन होकर 32 रह गया। लास्ट 10 ईयर में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो रूरल एरिया में से 35% डिक्लाइन हुआ, जबकि अर्बन एरिया में 32% डिक्लाइन हुआ। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 48 का, जबकि नागालैंड में सबसे कम है 4 पे। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब वो बच्चे जो बर्थ पे मर जाते हैं या फिर 28 दिन के तक मर जाते हैं आउट ऑफ 1000 लीव बर्थ, उन्हें हम बोलते हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन द बर्थ एंड 20 days 8 days ऑफ एज एक्सप्रेस बर्थ 1000 लीव, ठीक है। ये डिक्लाइन हुआ है। 1990 में ये 57 होता था और 2019 में ये 22 है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे वो माएँ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मर जाती है या फिर प्रेगनेंसी जब उनकी टर्मिनेट हो जाती है उसके विद इन 42 डेज मर जाती है आउट ऑफ 1 लाख, ठीक है। 1 लाख का है, ठीक है। अभी हम हर चीज़ में 1000 का पढ़े, लेकिन प्रेगनेंसी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसमें 1 लाख पे कवर करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ एज पर WHO, जो मैटरनल डेथ होती है इज द डेथ ऑफ वुमेन व्हाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 2016-18 में ये जो डिक्लाइन होकर 113 रह गई, पहले 122 होती थी 2015-17 में। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे है डेथ्स होती है मैटरनल की, असम में 215, जबकि लोएस्ट है केरला में 43, ठीक है। एडोलसेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे 10 से 19 साल की उम्र में मरते हैं, जो बच्चे प्रोबेबिलिटी है डाइंग बिटवीन द 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज पर 1000 चिल्ड्रन, वो, ठीक है। जो एडोलसेंट मोर्टेलिटी वो डिक्लाइन हुआ है 40% फ्रॉम सिंस 1990। बर्थ रेट आपको पता है कितने बर्थ्स हो रहे हैं पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, तो ये डिक्लाइन हुआ 1971 में 36.9 बच्चे पैदा होते थे और 2018 में 20 पे डिक्लाइन हो गया। जो रूरल और अर्बन एरिया का जो डिफरेंस था वो भी डिक्लाइन हुआ, नैरो हुआ, मतलब कि आपको पता है रूरल एरिया में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस है वो थोड़ा नैरो है, मतलब कि अब रूरल एरिया भी थोड़ा समझदार बन रहा है, लेकिन स्टिल बर्थ रेट जो है कंटिन्यू सबसे ज़्यादा हाइयर रूरल एरियाज में है। बिहार का हाईएस्ट बर्थ रेट है 26.2 में, जबकि अंडमान निकोबार का लोएस्ट बर्थ रेट है 11.9, ठीक है। डेथ रेट 1000 लोगों में से कितने नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं, तो ये भी डिक्लाइन हुआ है। 1971 में 14.9 होता था और 2018 में 6.2 गया। छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट डेथ रेट है 8 पे और दिल्ली में जो डेथ रेट है वो 3.3 है, ठीक है। सेक्स रेशियो एट बर्थ, मतलब कि जेंडर पैरिटी कितनी है, सिंपल बात है कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल पैदा हो रही है उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मेल बर्थ पर फीमेल बर्थ, या फिर 1000 फीमेल पे कितने मेल बर्थ हो रहे हैं, ठीक है। तो मेल बर्थ पर 1000 फीमेल बर्थ, तो आप देख सकते हो 2005-7 में नियर अबाउट 1110 थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा इस वक्त यहाँ पे एक डिक्रीज हुआ था, ठीक है, मतलब मेल बर्थ, फाइन। और आप देख रहे हो कि 2016-18 में भी कहीं ना कहीं क्या इतना है, फाइन। तो आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कि अपनी लाइफ टाइम एक वुमेन कितने बच्चे पैदा कर सकती है। आइडल कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए, और इसी के हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न और लाइकली टू बी बोर्न टू अ वुमन इन हर लाइफ टाइम, जो टोटल फर्टिलिटी होती है एक वुमन की वो 2.1 होनी चाहिए और इसको हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोलते हैं। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अगर तो एडल्ट से मतलब कि अगर 2.1 से टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ तो इसका मतलब क्या, पॉपुलेशन उस कंट्री की डिक्लाइन हो रही है, और अगर 2.1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, सो अगर वो लोअर होते तो इसका मतलब कंट्री की पॉपुलेशन क्या रही है, डिक्लाइन हो रही है। फाइन, तो अब आप देख सकते हो 1991 में जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 3.6 था और ये रिड्यूस होकर 2.2 रह गया 2018 में, और हमारा एम क्या है 2.1। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब कि जो चाइल्ड बर्थ हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हो रहा है, चाहे मेडिकल एक सेकेंड, हाँ, सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आपको पता ही होगा, जैसे कोई या तो हॉस्पिटल में आ रही है, किसी आंगनवाड़ी हो रही है, मतलब कि वो किसी के सुपरविजन में हो रही है, स्किल्ड सुपरविजन के बीच में। ठीक है, इट रेफर्स टू द चाइल्ड बर्थ जो किसी मेडिकल फैसिलिटीज में हो रही है, जो इक्विप जहाँ पे टेक्नोलॉजी पूरी है या फिर सभी जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ है अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। ठीक है, तो पिछले 20 सालों में 2 डिकेड्स में देखा जाए तो वुमेन डिलीवरिंग जो मतलब कि हॉस्पिटल में हो रही है वो बढ़ी है। ठीक है, 70% बढ़ी है रूरल इंडिया में और 37% पॉइंट बढ़े अर्बन इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है दैट इज अ सेफ मदरहुड एश्योरेंस सुमन। देखो गाइस, आपको सुमन स्कीम पता होगा, लेकिन सुमन के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सेफ मदरहुड एश्योरेंस। देखो, रिसेंटली क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सुमन स्कीम के इंपोर्टेंस को हाईलाइट करा है। कहाँ पे एक इवेंट हुआ है दैट इज द पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट इवेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये PMNCH पढ़ते हैं, पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ है क्या। ठीक है, देखो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलियंस है, किस किस के लिए, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और एडोलसेंट की हेल्थ के लिए, जिसके अंदर नियर अबाउट 1000 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम 192 कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने सुमन इनिशिएटिव की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। ठीक है, अब इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये क्या करता है, क्योंकि देखो 1000 ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम 192 कंट्रीज, तो ये क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज को शेयर करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, और कुछ इंटरवेंशंस पे एग्री करते हैं कि हाँ हमें ये सब कुछ करनी चाहिए। इंटरवेंशंस का मतलब कि हमें ऐसे इस पॉजिटिव वे में इंटरफेयर करके इस चीज़ों को एड्रेस करना है। ठीक है, जो वाइस चेयरमैन है अभी इस बोर्ड के वो कौन कौन है, वो आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको सुमन के बारे में पता होना चाहिए। सुमन इनिशिएटिव था किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इसका यही था कि जो मैटरनल और जो न्यूबॉर्न डेथ्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करना और जीरो करनी है। ठीक है, इस स्कीम के अंदर हम क्या करते हैं, फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं किस किस को, जो प्रेग्नेंट वुमेन हो या जो मदर्स अप टू 6 मंथ्स की हो आफ्टर डिलीवरी, या फिर जो सिक न्यूबॉर्न्स हो, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनको हम फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इस स्कीम के और फीचर्स क्या है, देखो अगर किसी वुमेन को प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तो हम क्या करते हैं, उनकी C सेक्शन जो डिलीवरी होती है, ऑपरेशन के जो बच्चे होते हैं उनको जीरो मतलब बिना किसी पैसे के करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में करते हैं। फाइन, जीरो एक्सपेंस डिलीवरी एंड द C सेक्शन फैसिलिटी इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन को अगर आपको हॉस्पिटल में या हेल्थ किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में ट्रांसफर करना तो फ्री ट्रांसपोर्ट करते हो, और अगर कोई पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या आंगनबाड़ी में अगर सर्विसेज को मना कर दिया जाता है तो वहाँ पे उस बंदे के लिए जीरो टॉलरेंस, मतलब कि उस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस बंदे के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अब आप क्या क्या सुमन स्कीम के अंदर क्या क्या सर्विस दी जाती है, एटलीस्ट 4 नेटल चेकअप्स किए जाते हैं, जिसमें एक चेकअप किया जाता है पहले ट्राइमेस्टर में, जैसे पहले 3 महीने में, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है, टेटनस डाइजेरिया इंजेक्शन ये सब प्रोवाइड किया जाता है। राइट, अब आपके इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी, दैट इज द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अभी के रिसेंटली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को रिलीज किया गया। देखो ये एक तरह का डेमोग्राफिक सर्वे है जो एक एनुअल एस्टिमेट बताता है, मतलब कि एक एस्टिमेट बताता है कि कितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, बर्थ रेट का, डेथ रेट का, या रिलेटेड टू अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर नेशनल लेवल और सब नेशनल लेवल पे बताया जाता है। ये जब ये सिस्टम तो शुरू हुआ था वो पायलट स्केल पे शुरू हुआ था 1965 पे, लेकिन इसको फुली ऑपरेशनल कर दिया था 69-70 में। ठीक है, इसको कंडक्ट कौन कराया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर। और ये ऑफिस किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये अलग से इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यू कैन कन्फ्यूज, आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या पता ये जो ऑफिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड केयर के अंदर हो। ठीक है, नेक्स्ट है वुमेन एजुकेशन के बारे में आपको बताना चाहिए डाटा, कुछ फैक्ट्स हैं वुमेन एजुकेशन के। देखो हायर एजुकेशन में जो वुमेन की एनरोलमेंट है वो 48.6% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जो हमारी इंडिया में जो वुमेन ग्रेजुएट्स है वो 40% है, जो कि ग्लोबल एवरेज कितनी है, ओनली 35%। ठीक है, तो इसमें हमारा इंडिया आगे है।
अगर हम आज देखें इंडिया में जो वुमेन रिसर्चर्स है वो ओनली 14% है, जबकि ग्लोबली अगर देखा जाए 30% जो वुमेन है वो रिसर्चर्स है। अगर हायर एजुकेशन में देखा जाए तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो फीमेल्स की है वो 26.4% है अगेंस्ट द 26.3%। देखो एनरोलमेंट का मतलब होता है एडमिशन, ठीक है, सिंपल बात है एडमिशन, ठीक है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स इंक्रीज हुआ हमारा 2014-15 में 0.92 था और अभी कितना 1, मतलब कि जो क्या है, मतलब कि जो डिफरेंस है लड़के लड़कियों में वो जो इंडेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है अभी हम पढ़ लेते हैं, स्टेम करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया। इंडिया में लड़कियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, ठीक है। अभी देखो ऐसी थोड़ी लंबी न्यूज है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। रिसेंटली का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और साथ में आईबीएम इंडिया, उन्होंने 2 कोलैबोरेशन अनाउंस किया हैं सो दैट हम क्या कर सके इंडिया में स्टूडेंट्स के अमंग, स्पेशली वुमेन स्टूडेंट्स के अमंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। फाइन, इसके अंदर और क्या न्यूज़ है, पहली कोलैबोरेशन में क्या है, डीएसटी का जो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है उसके साथ है। सेकेंड कोलैबोरेशन है वो विज्ञान प्रसार के साथ है, और ये विज्ञान प्रसार क्या है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है किसका, डीएसटी का। ये विज्ञान प्रसार क्या है, एक प्लेटफॉर्म क्या करता है, रन करता है, जिसका नाम है एंगेज विद, ठीक है। अब आपको विज्ञान ज्योति के बारे में पता होना चाहिए। विज्ञान ज्योति एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के अमंग स्टेम लर्निंग को प्रमोट करता है। अब मैं बार बार स्टेम की फुल फॉर्म नहीं बोलूंगी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ठीक है। तो स्टेम लर्निंग को प्रमोट करता है। इसका यही है कि हमें क्या करना है, जो मेरिटोरियस गर्ल्स है, मतलब 9 to 12 क्लास में जो गर्ल्स हैं जो अच्छा रैंक लेती हैं, उनको हमें क्या करना है, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है, ठीक है, कि किस तरह से वो स्टेम करियर्स में अपना करियर बना सकते हैं, और हमें क्या करना है कि किस तरह से वो अपने स्टेम फील्ड में हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, स्पेशली टॉप कॉलेजेस से जहाँ पे गर्ल्स को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कम मिलता है। जैसे आप देख सकते हो आईआईटीज वगैरह में गर्ल्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा जो आईबीएम इंडिया के साथ पार्टनरशिप करिए सो दैट हम जो करंट एक्टिविटीज चल रही हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकें, और जो हम स्कूल्स कवर कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और स्कूल्स को एक्सपेंड किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो भी आईबीएम इंडिया में जो वुमेन एक्सपर्ट्स हैं जो काम करती है वहाँ पे, एमएनसी है इतनी बड़ी आईबीएम इंडिया, तो वहाँ पे जो वुमेन टेक एक्सपर्ट्स हैं हम उनको इंटरेक्ट करेंगे किन घर, जो बच्चियाँ हैं 9 to 12 गर्ल्स की, सो दैट वो उनसे इंस्पायर हो सके और जो वुमेन टेक एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी तरह एज अ रोल मॉडल काम कर सके, ठीक है, सो दैट वो अपना करियर प्लान कर सके स्टेम में अंडर दिस प्रोग्राम। फाइन, इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज द एंगेज विद साइंस। अभी विज्ञान प्रसार का एक प्रोग्राम है दैट इज द एंगेज विद साइंस। इसका नहीं है कि हम क्या कर सके, लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड कर सके, ठीक है, एंड एक कम्युनिटी क्रिएट कर सके, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, उनको हम कनेक्ट करेंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट, टीचर और साइंटिस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हायर एजुकेशनल स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स हैं उनको हम स्कूल के टीचर से कनेक्ट करेंगे सो दैट वो अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर सके, और उसी तरह जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें स्कूल के स्टूडेंट्स से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, सो दैट एक कम्युनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट वो लोग अपना इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोलैबोरेशन का पार्ट है एंगेज विद साइंस इनिशिएटिव में आईबीएम क्या करेगा, डे टू डे एक्टिविटीज रन करेगा, जैसे कुछ स्टूडेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाएगा, सेमिनार्स कंडक्ट कराएगा और एक एक्सपर्टाइज कंडक्ट कराएगा, सो दैट वो स्टूडेंट्स को मेंटर कर सके। अभी क्या स्टेप्स लिए गए, अब एक बार हम इन द बुक्स न्यूज पढ़ लेते हैं। दैट इज द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द एम्पावरमेंट। ये इंडिया का पहला काइंड सोशल नेशनल इनिशिएटिव था आईआईटी दिल्ली के द्वारा, जिसको सपोर्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका यही था कि हम क्या कर सके, कंट्री में वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथन कर सके और एक इकोसिस्टम प्रमोट कर सके, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को एंटरप्रेन्योर्स बना सके और जो भी उन्हें ज़रूरत है उनको क्रिएट कर सके। इसका एम क्या था, जो भी वुमेन चाहे वो कॉलेज जा रही हो या फिर जो मिडिल एज हाउसवाइफ्स हैं उनको हम हेल्प करें, सो दैट वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को, उसके सपने को फुलफिल कर सके और उसे एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सके। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी ऑल अक्रॉस इंडिया जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने घर में सिलाई कढ़ाई करती हैं उनको हम कनेक्ट कर सके इन्वेस्टर के साथ, बायर्स के साथ, ताकि हम उनके प्रोडक्ट को और अच्छे से मार्केटिंग कर सके और जो उनका बिजनेस आइडिया है हम उनको एक बड़े स्केल तक लेके जा सके और उनको और एक एज एन एंटरप्राइज डेवलप कर सके। सिंपल बात ये है, हमारा नहीं है कि हमें क्या करना है, एक छोटी सी वुमेन जो अपने घर में सिलाई करिए उसको हम एक बड़े स्केल पे लेके जाना है जहाँ पे वो एक अपना कोई बिजनेस सेटअप कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हमें बनाना है। इसके अलावा आगे देखते हैं अब क्या स्टेप्स लिए गए हैं सो दैट हम जेंडर गैप को कम कर सकें। सबसे पहले लिया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020। सेकंड है किरण स्कीम दैट इज द नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्सिंग। देखो इसमें क्या किया था, जब 2014 में किरण स्कीम आई थी तो डीएसटी ने क्या किया था, जो ऑलरेडी जो रनिंग थे वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम उसी को एक प्लेटफॉर्म के लेके अंडर आ गई थी, दैट इज द किरण के अंडर लेके आ गई थी। तो इसमें क्या था, किरण प्रोग्राम के अंदर क्या था, हमें क्या करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जेंडर पैरिटी लेके आनी है और वो कैसे लेके आ सकता है,
अगर हम क्या कर सकते हैं, वुमेन को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वुमेन साइंटिस्ट स्कीम लेके गया है, उसको किरण के अंदर लेके आ गया। इसमें क्या करते हैं, जो वुमेन साइंटिस्ट होती हैं, जो वुमेन टेक्नोलॉजिस्ट होती हैं, जो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं या फिर उनके करियर में ब्रेक आ जाता है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं कि तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा क्या करेंगे, मतलब कि फेलोशिप की वजह से क्या करेंगे, वो ज़्यादा द्वारा अपने करियर को क्या करेंगी, लाइक रिज्यूम करेंगे। राइट। नेक्स्ट क्यूरी प्रोग्राम लेके आए थे अंडर किरण, दैट इज द कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च थ्रू इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन द वुमेन यूनिवर्सिटी। इसमें क्या है, जो ओनली वुमेन यूनिवर्सिटीज है उनको सपोर्ट किया जाएगा कि सो दैट वो अपनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सके और रिसर्च लैबोरेटरीज को क्रिएट कर सके, सो दैट हम वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन में। सेकेंड है मोबिलिटी स्कीम अंडर किरण। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी वुमेन वर्किंग वुमेन साइंटिस्ट के जो रीलोकेशन के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेंगे और उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे 2 से 5 साल के लिए। सेकेंड है इंडो यूएस फेलोशिप फॉर द वुमेन इन स्टेम, दैट इज द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक। देखो सिंपल बात यह है, इसमें जो भी इंडिया में रहने वाली वुमेन साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हम उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो क्या कर सकती है, यूएसए के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है किसका, इंडिया के डीएसटी का और यूएसए का साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, उड़ान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, सो दैट जो गर्ल्स स्टूडेंट्स की जो लोअर एनरोलमेंट रेशियो है साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उनको हम एड्रेस कर सके। इसका यही था कि हम क्या कर सके, साइंस एंड मैथमेटिक्स की सीनियर सेकेंडरी लेवल पे क्या कर सके, टीचिंग और लर्निंग को एनरिच कर सके, एनहेंस कर सके। और वो कैसे करेंगे, अगर हम हर एक गर्ल को फ्री और ऑनलाइन सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली फोकस करेंगे स्पेशल इंसेंटिव पे, और उसमें हम हर साल नियर अबाउट 1000 जो डिसएडवांटेज गर्ल्स है उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट था बायो क्योर केयर, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट डी प्रोग्राम। ये किसका इनिशिएटिव था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। ये मेनली फोकस करता था कि हम किस तरह से जो एम्प्लॉयड है, जो अनएम्प्लॉयड, जो वुमेन साइंटिस्ट हैं 55 साल तक की, उनके करियर डेवलपमेंट पे फोकस करता था। मतलब कि इसका यही था, जो भी यूनिवर्सिटीज में अगर कोई वुमेन प्रोफेसर है, जो वुमेन साइंटिस्ट है, अगर वो एम्प्लॉयड है फुल टाइम, तो उसकी कैपेसिटी को और बिल्ड करना, या फिर कहीं भी जो वुमेन स्मॉल लेबोरेटरीज में मतलब कि एम्प्लॉयड है तो उनकी कैपेसिटी को एम्प्लॉयड करना, या फिर कोई अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट है जिसका करियर ब्रेक हो चुका है तो उसको हेल्प करना कि वो अपना इंडिपेंडेंट R&D प्रोजेक्ट्स को कैरी ऑन कर सके। नेक्स्ट है जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, ई अंडर डीएसटी है। इसका भी अटेम्प्ट यही था कि हमें क्या करना है, जेंडर बैलेंस लेकर आना है इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, इसका यही था कि हमें क्या करना है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये जो रिसर्च है, उनको ये बोलना है कि आप डाइवर्सिटी को सपोर्ट करो। मतलब कि आप देखते हो अगर कोई इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर अगर हरियाणा में, डजन मीन कि वो हरियाणा के बच्चों का एडमिशन दे, नहीं, हमें क्या करना है, डाइवर्सिटी को सपोर्ट करना है, सो दैट हम क्या कर सके, जो भी टैलेंट है, कहाँ का भी टैलेंट है, किसी स्टेट का भी टैलेंट है, उसको हम सपोर्ट कर सके, उसको इंक्लूड कर सके, बच्चे के सक्सेस के लिए नहीं, एटलीस्ट अपने सक्सेस के लिए, फॉर देयर ओन सक्सेस एंड द प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर एक इंस्टीट्यूट भी तभी सक्सेसफुल होता है अगर उसके बच्चे वहाँ के सक्सेसफुल हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था अथेना स्वान चार्टर। देखो स्वान चार्टर क्या है, दैट इज द साइंटिफिक वुमेन एकेडमिक नेटवर्क। ये एक यूके का प्रोग्राम है जिस कंसेप्ट को इंडिया ने यूके से बोरो किया है। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, हम उनको ग्रेडिंग करेंगे किस बेसिस पे कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में वुमेन का कितना एनरोलमेंट है और वहाँ पे वुमेन की जो फैकल्टी है, जो साइंटिस्ट है, उनके करियर को कितना एडवांस किया जाता है। ठीक है, तो एक इवेल्युएशन और एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है, मतलब हम ग्रेडिंग देंगे जहाँ सो दैट हम क्या कर सके, जेंडर इक्वालिटी को एनहांस कर सके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अंडर न्यू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी में ये एक ग्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जो डिपेंड करेगा एनरोलमेंट ऑफ वुमेन पे एंड एडवांसमेंट ऑफ करियर ऑफ वुमेन फैकल्टी एंड साइंटिस्ट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। 2015-16 में जो वुमेन का शेयर था साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 14.7% था। फाइन। नेक्स्ट हो जाए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, अभी के रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वुमेन के पास पूरा राइट है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है, इवन कि अगर वो हाउस रेंट पे हो या फिर उसके ससुराल वालों के द्वारा लोन किया गया, ओन्ड बाय इन द लॉज, एंड हस्बैंड हैज नो ओनरशिप राइट ओवर। फाइन। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द वुमेन विल हैव द राइट टू रेजिडेंस इन द शेयर्ड हाउस इवन इट वाज रेंटेड और ओन्ड बाय इन द लॉज एंड द हस्बैंड हैड नो ओनरशिप राइट्स ओवर। ठीक है, देखो अगर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देखो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में 4 तरह की अब्यूज को कैटेगराइज किया जाता है, चाहे वो फिजिकल हो, आप उसको मार रहे हो, सेक्सुअल हो, जबरदस्ती कुछ करना चाह रहे हो, वर्बल इमोशनल गालियां दे रहे हो, इकोनॉमिक मतलब अगर उसको पैसे से तंगी रख रहे हो। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में देखो इस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कौन कौन सी वुमेन कवर होती है उन सबको डिस्कस किया, नॉट ओनली बहू। ठीक है, मैरिड वुमेन, मदर, डॉटर,
सिस्टर, लिव इन रिलेशनशिप, इवन की तो फैमिली में जैसे मदर, ग्रैंड मदर, ये सभी कवर होते हैं, तो यू शुड नो। फाइन, अब हम पढ़ते हैं न्यूज़। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसको सिविल लॉ है जो मेनली क्या करते हैं, जो एग्रीव वुमेन को रिलीव करने पे फोकस करते हैं, जिससे उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्शन करना या उसके राइट टू रेजिडेंस प्रोवाइड करना इन द शेयर हाउस। ठीक है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेनली उसी की लाइन पे, दैट इज द यूएन कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको इंडिया ने रेटिफाई भी किया हुआ 1993 में। ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया अंडर दिस एक्ट, जो मैंने आपको बता दिया कि ओनली बहू इसमें कवर नहीं होती, सभी तरह की जो वुमेन है इसमें कवर है। इसमें जो शेयर हाउसहोल्ड्स को डिफाइन किया गया वो प्लेस जहाँ पे वुमेन रह रही है एट एनी स्टेज हैज लिव्ड इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप, आइदर या तो वो सिंगल रह चुकी है उस घर में किसी भी स्टेज पे, या फिर अपने हस्बैंड के साथ रह चुकी है, एंड इट इंक्लूड्स द हाउस, या फिर वो हाउस ओन रह चुका है या फिर रेंटेड रह चुका है। ठीक है, इसमें ये एब्यूज जो मैरिटल रेप है इसको अभी तक इंक्लूड नहीं किया। इसके अलावा क्या क्या प्रोटेक्शन गिवन है अगेंस्ट डोमेस्टिक राइट, इस लॉ के अंडर क्या है, वुमेन क्या कर सकती है, फाइनेंशियल कंपनसेशन मांग सकती है, इवन कि वो मेंटेनेंस भी मांग सकती है कि जिसने भी उसके साथ कुछ एब्यूज किया है अगर वो अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा राइट टू सिक्योर हाउसिंग का उसको राइट है, मतलब कि वो अपने मैट्रिमोनियल मतलब जिस घर में उसकी शादी हुई है या शेयर हाउस में वो रह सकती है, एंड चाहे उसका उस घर में कोई राइट हो या ना हो। और ये जो राइट है क्योंकि उसको दिया गया किसके द्वारा, रेजिडेंस ऑर्डर के द्वारा, जो कोर्ट के द्वारा इशू किया। ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट है वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है अंडर दिस एक्ट, सो दैट वो क्या कर सके, अब्यूजर को इंश्योर कर सकता है दैट यू शुड नॉट, आपको कॉन्टेक्ट में नहीं आना और गेट क्लोज टू द सर्वाइवर। ठीक है, 1 साल की पनिशमेंट हो सकती है इसके अंदर, सॉरी मतलब 1 साल की जेल हो सकती है और 20,000 रुपये तक का फाइन भी रखता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा या फिर किसी एनजीओ को बोला जाएगा कि आप वुमेन की हेल्प करो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, लीगल एड या सेफ शेल्टर। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अगर किसी पर्सन को लगता है, अगर आपके किसी पड़ोसी को लगता है कि ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट होने वाला है इसके साथ या फिर कमिटेड होने वाला है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन उस कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे सकता है। बट एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस has been or is being or is likely to be committed may give information about it to the concerned protection officer। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज़ भी आप देख सकते हो, रिलेटेड न्यूज़ नहीं, मेंटेनेंस रूल। रिसेंटली ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मेंटेनेंस रूल्स रखे हैं। देखो पहले क्या था, अगर सपोज करो कोई वाइफ सेपरेट होती है अपने पति से तो वो मेंटेनेंस का केस कर देते, तो जब तक वो केस पूरा नहीं होता तब तक वो जो उसका पति है वो उसको मेंटेनेंस के पैसे नहीं देता। लेकिन अब इसमें लिख दिया जैसे ही वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करती है तो उसके पति को मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, रिसेंटली क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी डेजर्टेड वाइफ ऑफ चिल्ड्रन है वो बिल्कुल मतलब कि उनके पास हक है कि वो अपने मेंटेनेंस मांग सकते हैं फ्रॉम द हस्बैंड फ्रॉम द डेट दे अप्लाई, जिस दिन से उन्होंने अप्लाई कर दिया इन कोर्ट ऑफ लॉ तब से उनको मेंटेनेंस मिलनी थी। ठीक है, इसमें क्या इट विल इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस, जो भी उनको मेंटेनेंस का ग्रांट मिलेगा वो वेरियस लॉज के अंडर मिलेगा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या फिर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, जो भी मतलब कि जहाँ पे भी मेंटेनेंस एक्ट के अंडर जो भी लॉज काम करते हैं उस लॉ के अंडर से पैसा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इस एक्ट के अंडर पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की गई है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो इस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक अडल्ट मेल वर्ड था उसको क्या कर दिया था, हटा दिया था, और ये बोला था कि इवन की जो वुमेन है वो एक वुमेन के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, जैसे अपनी सास या ननद के अगेंस्ट, अगर उसने उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया। ठीक है, इसके अलावा ये उन वुमेन को भी सेव करता है मैरिटल अब्यूज के अकॉर्डिंग इवन आफ्टर डिवोर्स। ठीक है, ये 2018 में जजमेंट दी थी। 2018 में एक और जजमेंट दी थी कि इवन की अगर आप लिव इन पार्टनरशिप में रह चुके हो और उसके बाद अगर आप सेपरेट होने के बाद आप मेंटेनेंस मांग सकते हो। 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट ने बोला था कि वाइफ चाहे जितना मर्जी अर्न करी हो तो मेंटेनेंस ग्रांट करना कभी भी वाइफ की अर्निंग पर डिपेंड नहीं करता, जो मेंटेनेंस ग्रांट करता है वो हमेशा मैन की अर्निंग पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर एक काम करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर देंगे, सो दैट हम क्या करेंगे इसको थोड़ा बढ़ाएंगे और जल्दी ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना, तब तक बाय बाय, टाटा।